दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 10th को, जिसका टॉपिक है नए साम्राज्य और राज्य। दोस्तों, ये क्लास स्टेट पीसीएस, यूपीएससी एग्जामिनेशन, एसएससी सीजीएल, आरओ एंड एआरओ, केवीएस, नवोदय विद्यालय, डी ट्रिपल एसबी, सुपर टेट, सी टेट, इवन ऐसे सारे एग्जाम्स के लिए कंपलसरी है जिसमें यह टॉपिक आता है। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले हमेशा के लिए 4 लाइनें आप लोगों के लिए सुनिए। दोस्तों, क्या है 4 लाइनें? हौसलों की तरकश में कोशिशों का वह तीर जिंदा रखो। हौसलों के तरकश में कोशिशों का वह तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, फिर से जीतने की उम्मीद रखो। तो दोस्तों, अब हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हुए आपको फटाफट पूरे चैप्टर को एक बार रिवाइज भी करवाते हैं। देखिए दोस्तों, नए साम्राज्य और राज्य के बारे में पढ़ना है। अरविंद राजा नाम का एक स्टूडेंट है, ठीक है। वह राजा की भूमिका निभाता है। इसकी स्टोरी से स्टार्ट करेंगे। क्या बताती हैं प्रशस्तियां? प्रशस्तियां मतलब होता है कुछ लिखित प्रमाण प्राप्त होना। और समुद्रगुप्त की प्रशस्ति थी, उनमें क्या हमको जानकारी मिली है और उस समय कैसे विद्यमान हुआ करते थे। योद्धा समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ना है। समझ लीजिए, सबसे ज्यादा इन्हीं के बारे में पढ़ना है। इन्होंने कौन कौन सी करेंसी चलवाई थी उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। फिर आपको एक मैप दिखाएंगे इंडिया का, जिसमें आप देखेंगे प्रमुख नगर तथा राज्य। कुछ ऐसे राज्य हैं जिस पर जो क्या थे, स्पेशली नगर हुआ करते थे गुप्त वंश के। फिर कुछ ऐसे भी राज्य हैं जो गुप्त वंश द्वारा जीते गए हैं। तो इन सब के बारे में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे। वंशावलियों के बारे में पढ़ेंगे। विक्रम संवत क्या है इसके बारे में भी हम लोग जानकारी करेंगे। हर्षवर्धन तथा हर्षचरित के बारे में भी इंफॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करेंगे। तो ये सब चीजें जैसे पल्लव, चालुक्य, पुलकेशन द्वितीय, इन सब के बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर इन राज्यों का प्रशासन या शासन कैसे चलता था और किन किन चीजों की जरूरत पड़ती थी या किन किन लोगों की अहम भूमिका रहती थी, इन सब के बारे में दोस्तों हम लोग इसमें पूरी की पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए दोस्तों, एक नए प्रकार की सेना, सेना भी विभिन्न प्रकार की होती, पैदल वाली, घुड़सवार या हाथी वाली, इस तरीके की ये सेना होती थी और इनको विभिन्न प्रकार की टुकड़ियों में भी विभाजित किया जाता था। दक्षिण की राज्यों की जो सभाएं होती रहती थी उनको संगम या अन्य नामों से भी जानते थे। उस जमाने में आम लोगों की जिंदगी कैसी होती थी, वह क्या काम धंधे करते थे या कैसे अपना पालन पोषण करते थे, इन सब के बारे में भी हम लोग इसमें जानकारी प्राप्त करेंगे। एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली, इस पर एक शॉर्ट स्टोरी है, इस पर भी हम लोग स्टडी करेंगे। राजा की सेना, इसके बारे में भी जानेंगे। अन्यत्र के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये रहा अपना चैप्टर। तो अब शुरू करते हैं। अरविंद जो कि एक नाटक में राजा बनता है। देखिए, होता क्या है दोस्तों, अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में एक राजा की भूमिका अदा करता, अर्थात यह नाटक में राजा बनता है। उसने सोचा था कि वह शाही वेशभूषा में, मूछों पर ताव देते हुए, रुपहले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। जरा सोचो, उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर वीणा भी बजानी होगी और कविता भी पाठ करना होगा। एक संगीतज्ञ राजा, ऐसा राजा, ऐसा किंग जो म्यूजिशियन हो। तो उस बच्चे को क्या पता किस तरीके का राजा होता था। उसका माइंडसेट क्लियर था कि जो राजा हुआ करते थे वो एकदम बड़ी बड़ी मूछें होती थी, मुकुट पहनते थे और उनके पास तलवार होती थी। वो लोग युद्ध किया करते थे। बट उसको ये नहीं पता था कि कुछ राजा ऐसे भी हैं जो किसमें संगीत में पारंगत हैं, कविताओं में पारंगत हैं। तो ये सब बातें उसने जब सुनी तो थोड़ा सा उसको ऑड फीलिंग हुई कि ये कैसे होता है। अब जो अपने पास जो टॉपिक है वह है क्या बताती हैं प्रशस्तियां। यहीं से दोस्तों होती है शुरुआत गुप्त वंश। देखिए, दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। तो एक बात क्लियर हो गई, जो समुद्रगुप्त पराक्रमी राजा तो थे ही,
साथ में वह बेहतरीन संगीतज्ञ थे, म्यूजिशियन थे। और दोस्तों इसके अलावा वो क्या करते थे, वीणा वगैरह भी बजा लेते थे, प्लस कविता पाठ भी किया करते थे। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में, देखिए समुद्र के बारे में जानकारी कहाँ से मिली है, समुद्रगुप्त के बारे में इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुद एक लंबे अभिलेख से पता चलता है कि इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हर्षेण द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। अगर आपको ये पूछा जाए कि समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती, तो इलाहाबाद में एक अशोक स्तंभ है, उससे हमें जानकारी मिलती है। और जब इसकी रचना की गई थी, अर्थात इनके बारे में लिखा गया था, उस समय इनके कवि या मंत्री जो थे वह हर्षेण हुआ करते थे और उन्होंने इनको प्रस्तुत किया है एक काव्य रूप में। कभी कभी ऐसा भी प्रश्न आता है कि किस रूप में प्रस्तुत किया है, तो काव्य रूप में इसको प्रस्तुत किया है। देखिए दोस्तों, यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहा जाता है। जो अभिलेख होते हैं दोस्तों विशेष प्रकार के, उनको प्रशस्ति कहा जाता है। यह संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा करना। देखिए प्रशस्ति शब्द से ही क्लियर होता है कि जब हम किसी व्यक्ति की तारीफ करें, उस तारीफ में 4 कविताएं लिख दें या 2 लाइनें 5 लाइनें लिख दें, वही प्रशस्ति कहलाता है। और जो प्रशस्ति शब्द है वह संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है किसी की तारीफ करना या प्रशंसा करना। प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसा कि चैप्टर 9 में आपने पढ़ा, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा है। देखिए जो गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी थे, ये दक्षिण भारत के बहुत ही फेमस पावरफुल राजा थे। इन पर साउथ इंडियन में मूवी बनी हुई है। इसमें एक्टर नंदा मुरी और उनकी माता का जो रोल प्ले किया वो हेमा मालिनी ने किया है। तो जरूर आप हिस्ट्री के लिए कुछ देख सकते हैं मूवी वगैरह, जिससे इंफॉर्मेशन अच्छे से मिले और इंटरेस्टिंग आपको लगे। परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और बढ़ गया था। अब हम लोग देखेंगे समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। देखिए आओ देखें समुद्रगुप्त की प्रशस्ति से हमें क्या पता चलता है। कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। क्या क्या कहा, योद्धा कहा, युद्ध को जीतने वाला राजा कहा है, विद्वान कहा है और एक उत्कृष्ट कवि की भी संज्ञा उन्होंने दी है। यहां तक कि उसे ईश्वर के बराबर भी बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं, यहां वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। देखिए अब हम देखते हैं, ये एक योद्धा के बारे में जानकारी है दोस्तों, बिल्कुल पूरा देखेंगे इसको। योद्धा समुद्रगुप्त, क्या कहते हैं समुद्रगुप्त। देखिए दोस्तों, जिनका शरीर युद्ध मैदानों में कुठारों, जिनका शरीर युद्ध मैदानों में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हाथियों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। ये एक लाइन है, ठीक है दोस्तों। अगर तुम मानचित्र 7 अभी दिखाएंगे तो देखेंगे, पाएंगे कि उस क्षेत्र में हरे रंग से रंगा गया है। तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। उसी तरह कुछ क्षेत्र बैगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे। आगे दोस्तों मानचित्र है, उसको अभी आपको दिखाएंगे। तो यह मानचित्र इस प्रस्तुति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हर्षेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। देखिए मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। अभी दोस्तों आपको मैप दिखाते हैं। इसके बाद क्या था, दक्षिणापथ के बाहर शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पित किया था और समुद्रगुप्त ने इन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी थी। तीसरा नंबर देखिए क्या दिया गया था, पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से रंगा गया है। अभी आप मैप में देखेंगे बैंगनी रंग से। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गढ़ या संघ आते हैं। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार भी लाते हैं और उनकी आज्ञाओं का पालन भी करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। अब 4 नंबर देखिए क्या था,
बाहा इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया था। बिल्कुल दोस्तों, अभी आपको दिखाते ये रहा चित्र। देखिए, ये रहा भारत का मानचित्र जिसमें प्रमुख नगर और राज्य देखेंगे। देखिए, जो पिंक से है वे आंतरिक राज्य हैं और जो आपको दिख रहे हैं, देखिए ये आंतरिक राज्य का चिन्ह है, ये बाहरी राज्य का, और ये ग्रीनिश जो है वह आर्यावर्त का है। तो ये आपके जस्ट सामने यहाँ पर जो चित्र आपको दिखा है ये रहा श्रीलंका। एक उस समय जो इस टाइम श्रीलंका के नाम से जिसको आप जानते हैं, गुप्त शासक के समय, समुद्रगुप्त के समय ये एक बाहरी राज्य हुआ करता था। और देखिए, जो आप ये रेड कलर की यहाँ से सीमा देख रहे हैं, देखिए टोटल यहाँ से आप ऐसे ये देख रहे हैं, ये सारे के सारे जो राज्य हैं उस समय गुप्त वंशों ने या समुद्रगुप्त ने जीते हुए थे। और काले बिंदुओं से जिनको आप देख रहे हैं ये इनके पहले से ही क्या हुआ करते थे, नगर हुआ करते थे। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, जो आपको ये पिंक कलर में दिख जाए अभी दिखाते हैं। ये यहाँ से देखिए यहाँ तक ये सब क्या थे, ये सब आंतरिक राज्य हुआ करते थे। और ये आप देख पा रहे ये बाहरी राज्य हुआ करते थे। और जो ग्रीनिश था दोस्तों ये आर्यावर्त का था, अर्थात आर्य लोग यहाँ पर निवास किया करते थे। तो इस तरीके से आप लोग इस मैप को अच्छे से समझ पाए होंगे। फिर से आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे तक। अब आगे देखिए दोस्तों, वंशावलियां। वंशावलियों के पहले आप देख सकते हैं विक्रम संवत क्या है, जो आपके जस्ट बगल में यहाँ पर रहा। देखिए 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण उन्होंने की थी। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे वंशावलियां। अधिकांश जो प्रशस्तियां हैं शासकों के पूर्वजों के बारे में जानकारी देती, अर्थात शासक के बारे में जानकारी मिलती थी, प्लस उनके जो पूर्वज थे उन्होंने कैसे शासन किया था उस राज्य पे, उसकी भी इंफॉर्मेशन इन प्रशस्तियों से प्राप्त होती है। यह प्रस्तुति भी समुद्रगुप्त के प्रपितामह, पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती हैं। उनकी माँ कुमार देवी, उनकी माँ कौन थी, कुमार देवी लिच्छवीगढ़ की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधि भी धारण की थी। समुद्रगुप्त ने यह भी उपाधि धारण की थी। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में उल्लेख है। इससे आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया, अर्थात कई पीढ़ियों ने राज्य किया और अपने राज्य को स्थापित किया। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनका बेटा कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली की से भी जानकारी प्राप्त होती है। उनके बारे में अवलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है कि उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया था। अंतिम शासक किस वंश का था, शक का था, ठीक है। और किस दिशा में था, पश्चिमी भारत में था। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। और इनमें से कुछ के बारे में जानकारी आप 11 में चैप्टर अगले में आपको जानकारी मिलेगी। हम लोग पढ़ेंगे हर्षवर्धन तथा हर्षचरित। इनके बारे में भी पढ़ना दोस्तों बहुत कंपलसरी। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अवलेखों तथा सिक्कों से क्या मिलती है, जानकारी मिलती है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है दोस्तों, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया है। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी है। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन मिलता है। अब देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, उनके दरबारी कवि कौन थे, बाणभट्ट। और जो उनकी जीवनी किस भाषा में, संस्कृत में।
कितने साल पहले इनका शासन आया था, फेमस हुआ था मतलब कितने वर्ष पहले? 1400 साल अर्थात 1400 साल पहले। और जो जीवनी लिखी गई उसका क्या नाम था? हर्षचरित। और इसमें उनकी चर्चा क्या? राजा बनने का पूरा वर्णन इसमें है। चीनी यात्री, तीर्थयात्री श्वेन सांग, क्या बोलते थे? श्वेन सांग इसको कहते थे, जिसके बारे में आप लोगों ने 9 चैप्टर में पढ़ा है। यह हर्षवर्धन के काल में ही आया था। इसको वैन सांग भी कहते हैं। इस बात से आप लोग जरूर परिचित रहें और इस बात को जान लें। काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में वो रहे। उन्होंने वहां जो कुछ देखा उसका विवरण, उन्होंने विस्तृत विवरण भी दिया था। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने थे। कभी ऐसा भी प्रश्न आता है कि जो हर्षवर्धन है वो कहाँ के राजा बने थे? थानेसर के राजा बने थे। उनके जो बहनोई थे वो कन्नौज के शासक थे। कौन थे? कन्नौज के शासक थे, जो कि कन्नौज एक उत्तर प्रदेश में जिला है। देखिए, जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया था। इनके जो बहनोई थे, जो कन्नौज के शासक थे, उनकी हत्या किसने की थी? तो उनकी हत्या दोस्तों की थी, कोई बंगाल के राजा थे, उन्होंने उनकी हत्या कर दी थी। हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया था। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश, देखिए कौन कौन थे जब इन्होंने नर्मदा नदी पार की, ठीक है, चालुक्य नरेश, पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया था। अब लोग पढ़ेंगे पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की कुछ प्रशस्तियां। देखिए, इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे इंपॉर्टेंट राजा थे या राजवंश थे दक्षिण भारत के, ठीक है। पल्लवों का राज, उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास था। जो पल्लव थे उनका राज कहाँ था? उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों पर था। लेकर कावेरा की डेल्टी तक, कावेरा की नदी की डेल्टा तक फैला था। कावेरी जो नदी है दक्षिण भारतीय नदी है और इसमें वर्ष भर पानी रहता है। जबकि जो चालुक्य राजा थे, इनका जो राज्य था वह कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में था। अगर आपसे कभी पूछा जाए जो चालुक्य थे इनका शासन कहाँ कहाँ रहा है, तो इनका कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। अगर आपसे कभी पूछा जाए जो चालुक्य वंश थे उनकी राजधानी क्या थी, तो वह ऐहोल थी। एक प्रमुख व्यापारी केंद्र था उस समय का। धीरे धीरे एक धार्मिक केंद्र भी बन गया जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर उगाते थे। देखिए, आज भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्या है, आज भी किसी भी राज्य की आप राजधानी ले लें वही ज़्यादा डेवलप होती है, यह माना जाता है। तो उस समय भी जो राजा शासन करते थे, प्रशासन करते थे, उनकी भी राजधानियां काफ़ी समृद्ध होती थी। सारी सुख सुविधाओं के साधन उपलब्ध हुआ करते थे। पुलकेशिन द्वितीय था, वह सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा था। चालुक्य वंश में अगर सबसे प्रसिद्ध राजा पूछा जाए वह था पुलकेशिन द्वितीय था। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। इसमें उनके पूर्वजों, खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में भी बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। किससे मिला था? अपने चाचा से यह जानकारी, अपने चाचा से उसको यह राज्य प्राप्त हुआ था। देखिए दोस्तों, यहां से पढ़ते हैं। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ होता है आनंद। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण भी लेनी पड़ी थी। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया था। कभी इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, जो पल्लव और चालुक्य जो कि दक्षिण के वंश हुआ करते थे दोस्तों, इनको समाप्त किसने किया था?
इनका द एंड किसने किया था? तो राष्ट्रकूट और चोल वंशियों ने समाप्त किया था। अब देखेंगे इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था, अर्थात यह शासन या प्रशासन व्यवस्था कैसे करते थे और प्रजा और सैनिकों पर कैसे नियंत्रण रखते थे। पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भी भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना हुआ था। सबसे ज्यादा इनको टैक्स कहाँ से मिलता था? भूमि कर मिलता था, जिससे इनका अच्छे से शासन प्रशासन चल सके। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, देखिए, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। क्लियर? जैसे कि कवि हरिशेन अपने पिता की तरह महादंड नायक अर्थात मुख्य न्यायाधिकारी बने थे। कभी कभी क्या होता था दोस्तों, कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता रहता था। जैसे कि हरिशेन एक महादंड नायक होने के साथ साथ कुमार अमात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। अब देखेंगे संभवतः वहां के स्थानीय जो प्रशासन में प्रमुख, देखिए संभवतः वहां के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्तवाय यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपकों के प्रधान जैसे लोग हुआ करते थे। इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो गए कि अपना स्वतंत्र राज स्थापित कर लेते थे। देखिए एक नए प्रकार की सेना। अब यहां से इंपॉर्टेंट चीज हम लोग समझते हैं। कुछ राजा अपनी पुरानी राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही हुआ करते थे। पर इसके साथ साथ कुछ सेना नायक होते थे जिनको कमांडर इंग्लिश में कहा जाता है, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनमें से कुछ को भूमिदान दिया जाता था। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस युद्ध की तरह व्यक्ति सामंत कहलाते थे। क्या कहलाते थे? वे सामंत दोस्तों कहलाते थे। जहां कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते रहते थे। दक्षिण के राज्यों में सभाएं होती रहती थी, अर्थात मीटिंग्स होती रहती थी कि अपने राज्य को कैसे सुदृढ़ किया जाए। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की भी चर्चा मिली है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन। ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहां पर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। देखिए जहां ब्राह्मण थे वो बता दिया दोस्तों, जहां पर ब्राह्मण नहीं होते थे वहां पर भी सभाएं होती थी, पर उसको नामक ग्राम सभा के नाम होने की बात कही जाती थी। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था, किसका था? नगरम व्यापारियों का एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही हैं। हम देखेंगे उस जमाने में आम लोग, अर्थात जब राजा महाराजा हुआ करते थे तो लोग, आम लोग कैसे होते थे, उनकी जीवन शैली कैसी होती थी, वो लोग कैसे रहते थे और कैसे सरवाइव करते थे। देखिए दोस्तों, जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो इसके कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है। राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया, जबकि अन्य लोग तथा महिला प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं। जो आम लोग होते थे उनकी जो भाषा होती थी दोस्तों, वह प्राकृत होती थी, अर्थात नेचुरल लैंग्वेज हुआ करती थी। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। कभी पूछा जाए कि कालिदास का सबसे फेमस नाटक कौन सा है, अभिज्ञान
शाकुंतलम जो है वह इनका है। अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। इसमें इस बात को भी समझ लें, एक राजा थे और शकुंतला नाम की एक युवती थी, उसकी प्रेम कहानी पर आधारित है अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है। इस नाटक में गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात की गई है। किस तरीके से उस समय के कर्मचारी मछुआरे को परेशान करते हैं। देखिए, आप यहाँ पर पढ़ेंगे, एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आइए समझते हैं। एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी, पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निगल गई। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया। मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश आया। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुआ और उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े। तो ये एक छोटा सा दृश्य था जो आपको समझना था। अब यहां से हमें देखना है दोस्तों, क्या देखिए, चीनी तीर्थयात्री फाशियन, देखिए ये भी एक चीनी यात्री था। फाशियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो छुआछूत की प्रथा है दोस्तों, आज की नहीं, ये हजारों साल से मेंटलिटी बनी हुई है। किसी व्यक्ति को छूने से अछूत या किसी को व्यक्ति छूने से बड़ी समस्या हो जाएगी या कोई व्यक्ति अपवित्र हो सकता है। और इसका उन्मूलन आर्टिकल 17 में है। अनुच्छेद 17 में सीधा है कि कोई व्यक्ति इस तरीके का भेदभाव नहीं कर सकता। आर्टिकल 15 में कहा गया है कि लिंग, जात, जन्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और आर्टिकल 17 में, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन भी है। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के टुकड़े पर चोट करते रहते थे, ताकि यह आवाज सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से किसी भी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। दोस्तों, ये सब बातें हो रही राजा महाराजा के समय से। समझिए, इतनी बड़ी विडंबना थी कि एक इंसान से इंसान में इतना भेदभाव था। एक जगह बाण भट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण भी किया गया। आइए इसको समझते हैं। राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीजें जैसे बर्तन, असबाब, जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे, खाने पीने का सामान, बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीजें शामिल होती थी। ये सारी चीजें ठेले गाड़ियों पर या ऊंटों तथा हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया जाती थी। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल तथा तुरही बजाते हुए चलते रहते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़ तथा फूलों का उपहार लाते थे तथा जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत, कोई अनुरोध उनके सामने रख सके, पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिलों में जुते बैल इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। बाणभट्ट लिखते हैं, पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी जब ये लोग निकला करते थे। आइए पढ़ते हैं अन्यत्र में। इसमें क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, अरब के बारे में पढ़ना है। मरुभूमि होते हुए सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र था। दरअसल अरब व्यापारियों तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बेदुइन थे। कौन थे? बेदुइन थे, जो घुमक्कड़ कबीले होते थे। ये मुख्य रूप से ऊंटों पर आश्रित हुआ करते थे, अर्थात ऊंटों पर ही निर्भर होते थे, क्योंकि यह एक ऐसा मजबूत जानवर है जो मरुभूमि में भी स्वस्थ रह सकता है। क्योंकि इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हम लोग कहाँ का रेत का जहाज भी कहते हैं, शिप ऑफ डेजर्ट भी कहते हैं इसको। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की थी। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना है। उनके बाद सभी को समान माना गया है। यहाँ इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ
कुरान का एक अंश दिया गया है। आइए इस अंश को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मुसलमान स्त्रियों और पुरुषों के लिए, विश्वास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, भक्त स्त्रियों और पुरुषों के लिए, सच्चे स्त्रियों और पुरुषों के लिए, धैर्यवान और स्थिर मन के स्त्रियों और पुरुषों के लिए, दान देने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, उपवास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, अपनी पवित्रता बनाए रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, अल्लाह को हमेशा याद करने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए अल्लाह ने इन सब के लिए क्षमा और पुरस्कार रखा है। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। अरब नाविक जो इस उपमहाद्वीप के तटीय बस्तियों से पहले ही परिचित थे, अब अपने साथ इस नए धर्म को भी ले आए थे। अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध को भी जीत लिया था। तो आप समझ पाएंगे किस तरीके से उस समय इस्लाम धर्म आया था। कुछ उपयोगी शब्द देखते हैं। प्रशस्ति, आर्यावर्त, दक्षिणापथ, वंशावली, अनुवांशिक पदाधिकारी, सामंत, सभा, नगरम। तो इतनी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फिर से एक बार आपको बता देते हैं, यहां से आप देखें। नए साम्राज्य और राज्य के बारे में हमने पढ़ा है। क्या बताती प्रशस्तियां, इसके बारे में हमने जानकारी ली। समुद्रगुप्त की प्रशस्तियां थी, वो क्या बताती हैं। योद्धा समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा। फिर इनके ये सिक्के वगैरह देंगे। बीड़ा बचाने वाला राजा समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्कों पर भी दिखाया गया था। जैसे सिक्के में उन्हें बीड़ा बजाते हुए भी दिखाया गया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। इस तरीके से पहले चित्र बनते थे। और ये चित्र इंडिया का मैप है। इसमें समुद्रगुप्त ने, उनके पहले कौन नगर थे, फिर गुप्त वंश ने कौन कौन से राज्य जीते हैं, उनकी भी चर्चा इसमें है। वंशावलियों, विक्रम संवत, इसके बारे में भी हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की। हर्षवर्धन तथा हर्षचरित, इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त की है। फिर पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन और द्वितीय की प्रशस्तियों के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था, शासन कैसे चलता था, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की है। और एक नए प्रकार की सेना क्या होती है, इसके बारे में भी पढ़ा है। दक्षिण के राज्यों में सभाएं क्या होती थी, किस लिए होती थी, इसके बारे में भी पढ़ा। उस जमाने में आम लोगों का जीवन यापन कैसे होता था, पढ़ा है। मछुआरे के साथ कैसे बदतमीजी करते थे उस समय के राज्य कर्मचारी, उसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, राजा की सेना के बारे में पढ़ा है। अन्यत्र के बारे में भी इतनी कुछ हम लोगों ने जानकारी दोस्तों प्राप्त की है। तो उम्मीद है आपको यह क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। बस फटाफट से लाइक करें, शेयर करें और हर जगह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्रॉमिस है दोस्तों कि लगातार आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। फटाफट से लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों सब्सक्राइब करें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।